कांग्रेस का बड़ा दांव, खड़गे लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इस बात को सियासी गलियारा अच्छी तरह समझता है और यही वजह है कि प्रदेश के चुनावी समीकरणों को साधने के लिए सियासी दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। प्रदेश की सियासत में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस फिर एक बार अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है। जाति और समुदायों पर आधारित प्रदेश की चुनावी राजनीति हार और जीत में बड़ा रोल प्ले करती है। हालांकि सभी राजनीतिक दल इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते कि किसी जाति या समुदाय विशेष को साधने के लिए चुनावी एजेंडा या चेहरा सेट किया जाता है। कुछ ऐसा ही दांव जो है अब कांग्रेस भी चलने वाली है। खबर है कि दलित वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारने वाली है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। खड़गे अपनी परंपरागत सीट के अलावा इटावा या बाराबंकी से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस अगर उन्हें इटावा से मैदान में उतारती है तो इससे आसपास के इलाकों में सपा के उम्मीदवारों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इस एक दांव से कांग्रेस को दो मोर्चों पर फायदा होगा। पहला, खड़गे की दावेदारी दलित वोटर्स को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करेगी। दूसरा, गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इन संभावनाओं का आधार उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स में मायावती की ढीली पड़ती पकड़ भी मानी जा रही है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और ना ही एनडीए के साथ जाएंगी। ऐसे में मिलकर चुनाव वो नहीं लड़ने वाली हैं। तो बसपा के इस कोर वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ सत्तारूढ़ बीजेपी भी कवायद में जुटी है। वोट बैंक की सियासी बिसात पर किस राजनीतिक दल की चाल देगी अपने विरोधियों को शय और मात, और किसका चलेगा जादू, इसी पर करेंगे आज उत्तर प्रदेश लाइव में चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता अनूप सांडा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजीव, आपसे चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। क्या लगता है, कांग्रेस ने अपनी गुगली यहाँ पर खेल दी है? स्टेट है जो देश की सियासत को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का एक जमाने में उत्तर प्रदेश गढ़ हुआ करता था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के समय की बात करें की बात हो या फिर उसके बाद संजय गांधी या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम उत्तर प्रदेश में उनका गढ़ रहा। लेकिन आज कांग्रेस के लिए सबसे सूखा कोई उत्तर प्रदेश है सियासी लिहाज से तो वह उत्तर प्रदेश है। मात्र 2 विधायक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हैं, मात्र 1 सांसद, वो भी सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश से है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कैसी सियासी जमीन को फिर दोबारा कांग्रेस उर्वरक डालकर उर्वरा बना सके, इसके लिए नए नए प्रयोग कर रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और कर्नाटक जीत के वो हीरो हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इंडिया और कांग्रेस को लाभ होना तय माना जाएगा। दूसरी तरफ मायावती का जो कोर दलित वोट है वो किसका भी है। आप समझिए कि जब घोसी में वो एक ऐलान करती है कि उनका वोटर नोटा दबा के आएगा और मात्र 2000 के आसपास नोटा निकलता है, तो मायावती का जो सियासी वजूद है उत्तर प्रदेश में उसकी कलई खुल जाती है कायनात। लगता है संजीव, ये जो कांग्रेस का दांव है ये भारी पड़ने वाला है बीजेपी को। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ भी लेते हैं। राघवेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का ये सियासी दांव कितना आपको भारी पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में? क्या मायावती का जो कोर वोट है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा, और एक जमाने में जो मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यक ये कांग्रेस के कोर वोट होते थे, उनकी द्वारा पकड़ बनाने जा रही है कांग्रेस? संजीव जी, आपने आधी बात तो मेरी कह दी है। राजनीति में विश्वसनीयता का खेल होता है। विधानसभा चुनाव में आधे से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भी हाशिए पर है। इनके नेता जो है बहुत बड़े बड़े नेताओं की जमानतें जब्त हो रही है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है भाई? चूहा अगर मोटा हो जाएगा तो कितना राघवेंद्र जी, लेकिन जंग का उसूल रहा है कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, और मौजूदा स्थितियों को देखें तो ये कहीं ना कहीं मुखालिफ दिखाई देती है एनडीए के।
नहीं, ऐसा नहीं है, दुश्मन को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती है, लेकिन अगर सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो चुका है। वास्तविकता यही है। आप भूल रहे हैं राघवेंद्र जी, अकेले कांग्रेस नहीं, अब इंडिया गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगा, कई सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में होगी कांग्रेस। इस बार अकेले मुकाबला नहीं करने वाली है, साथ में साथियों के है। कायदा के रामपुर में भी तो लड़े थे, रामपुर में लोकसभा चुनाव हुआ था, एक पेज चुनाव हुआ था, क्या गति हुई थी। इस बार तो घोषी तो मत छोड़िएगा, घोषी में उपचुनाव हुआ था, उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी, रणनीति अब बदल चुकी है। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन से सामना होगा राघवेंद्र जी। उत्तर प्रदेश कोई फर्क नहीं पड़ता है कायनाथ जी, खास उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मायावती जी अलग है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों एक हो जाते तो कौन से कद्दू में तीर मार देगी भाई, सीधी बात है। ठीक है, सपा के प्रवक्ता बता सकते हैं कि कौन सा वो तीर यहाँ पर मारने वाली है और वो कितने निशाने पर सटीक बैठता है। ठीक है, और निशाने पर किसके वो रहता है। अनूप सांडा जी, इनका यही अहंकार, इनका ये अहंकार ही इनको हराएगा। अभी हम भाजपा के अपने मित्र की बात सुन रहे थे और घोसी में 42,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव हारे हैं, लेकिन सदके जाऊं मैं इनके आत्मविश्वास के, ये अभी भी दावा कर रहे हैं। देखिए, ये संपूर्ण, वो भले ही कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, संपूर्ण इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक मोर्चे पर जो देश की मूलभूत समस्याएं थी उनको हल करने में असफल रही है। तो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, मणिपुर का मामला हो, राजनीतिक आर्थिक मोर्चे पर जिस तरीके से कुछ उद्योगपति घरानों से सरकार की साठगांठ की बातें आती रहती हैं, इन सारे सवालों पर देश की जनता उद्वेलित है। और निश्चित तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़े नेता हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक सवाल बहुजन समाज पार्टी का, तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो अब उसके कार्यकर्ता ही कहने लगे हैं कि हमारी नेता दलित की नहीं दौलत की बेटी है, तो उसकी सच्चाई तो सामने आ चुकी है और उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनूप जी, मेरा सवाल अनूप जी सवाल यहीं से खड़ा होता है, मायावती का आपने नाम लिया, तो आपको नहीं लगता कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बहाने आप दलितों को साधने की कोशिश करेंगे और एक दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में मायावती को लाने की कोशिश और कवायद की जाएगी, तो मायावती की नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी हमारे भाजपा के एक मित्र बात कर रहे थे राजनीतिक विश्वसनीयता की। जिस पार्टी की राजनीतिक विश्वसनीयता ही नहीं, उसको लाना क्या और न लाना क्या, तो उनकी नाराजगी के खतरे से किसी भरोसेमंद मित्र को तो नहीं छोड़ा जा सकता। और मुझे लगता है कि ये जरूर है कि अभी मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं, विधानसभा चुनाव में आप सुनिए, आप जो बीएसपी की हालत हुई थी और जो उसका परफॉर्मेंस रहा। अनूप सांडा जी सवाल तो समझिए आप, मैंने किसी को छोड़ने की बात कही नहीं, मैंने ये कहा कि जब बार्गेनिंग होगी, चुनाव नजदीक आएगा, 2019 में फिर क्यों आप उनके साथ मिलकर लड़े थे, उनकी विश्वसनीयता, उनके पास वोट नहीं थे। लेकिन मायावती का जो सियासी मिजाज है, मायावती का जो अपना स्वभाव है, वो उग्र नजर आता है। और अखिलेश यादव के बयानों को देखिए तो एक भी बयान मायावती के खिलाफ वो देते नहीं है, बचते नजर आते हैं। मायावती का कोई सवाल आता है तो हमारे नेता का संस्कार है, हमारे नेता का संस्कार है, संस्कार या फिर अनूप सांडा जी सेफ साइड यहाँ पर चलना चाहते हैं अखिलेश यादव, किसी के भी खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं बोलते हैं, वो मुद्दों की बात करते हैं और उन मुद्दों को उठाते हैं। जनता अपने आप फैसला करती है ना। आप देखिए कि 19 में गठबंधन तोड़ा उन्होंने, 2022 में हम 111 सीट पे आ गए, वो एक सीट पे रह गई। और ये जब संपूर्ण इंडिया गठबंधन का आज गठन हो रहा है और मायावती जी उन्हें अपने को बहुजन समाज पार्टी को उससे अलग रखा हुआ, तो फिर आज की स्थिति में जो भी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अपनी रणनीति गठबंधन तय करेगा। मेरा सवाल और निश्चित तौर पे हम नहीं हो जाएंगे मायावती के लिए, मायावती अपने दरवाजे और आप अपने दरवाजे कहीं बंद तो नहीं कर लेंगे इस कदम से? देखिए, ऐसा ये बहुत बड़े पैमाने पर निर्णय लेने की चीज है और इसके लिए मैं कोई जवाब देने को अधिकृत नहीं हूँ।
लेकिन ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आज की परिस्थितियों में अनूप जी, चलिए ठीक है अनूप जी, ये मान लेते हैं कि आप अभी कुछ सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जिस बात को लेकर चर्चा इस वक्त गर्म है वो ये है कि खड़गे को जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतारने वाली है। क्या आप मानते हैं कि उनके उतारने से फायदा होगा, कांग्रेस के साथ साथ सपा को भी इससे फायदा मिलेगा, या फिर ये स्थानीय और बाहरी वाली राजनीति उल्टा दाव ना पड़ जाए कहीं? कायनात जी, जब गठबंधन होते हैं तो गठबंधन का मतलब 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 11 भी होता है, और कभी कभी 1 और 1 0 भी हो जाता है। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन बना है, हमारा पूरा विश्वास है, और जो परिस्थितियां बताती हैं, उसी के उपचुनाव को आप हांडी का एक चावल कह सकती हैं, जिसने ये बताया है कि इंडिया गठबंधन के प्रति आम जनता का क्या रुख है। तो ये इंडिया गठबंधन जब जाएगा चुनाव में, और निश्चित तौर पे भाई हम भी राजनीति कर रहे हैं, तो हम बीजेपी के तरीके से कम नफरत फैला करके तो वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन जितने भी संभव राजनीतिक दांव पेच होते हैं, अगर उसको हम खेलते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो निश्चित तौर पे गठबंधन का नेतृत्व जो तय करेगा, सारे दलों के कार्यकर्ता जो इंडिया गठबंधन में शामिल है उनके साथ पूरी मजबूती से लड़ करके। जी, अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वह मजबूत होगा अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, खड़गे जी का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और मैं मानता हूं कि उनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं और खड़गे जी भी लड़ रहे हैं, तो इसमें कोई मुझे लगता है कि बहुत आपत्ति की बात तो होनी नहीं चाहिए। देश का संविधान भी इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति पूरे देश में किसी भी लोकसभा सीट पर। ठीक है, तो आप मतलब इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि खड़गे जो है उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बीजेपी प्रवक्ता जो है राघवेंद्र सिंह जी, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, बड़ी मुश्किल यहाँ पर खड़ी हो जाएगी अगर यहाँ पर एक बड़ा दलित चेहरा कांग्रेस का उतर जाता है चुनावी मैदान में। क्या लगता है, घोसी उपचुनाव में आप नतीजा देख चुके हैं, रुख क्या रहा इंडिया गठबंधन के प्रति वो भी सबके सामने रहा, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस तरह से पिछड़ा जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो हाथ से निकला, इसी तरह से दलित वोट बैंक भी निकल जाएगा? कायनात जी, बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट बहुत कर क्षमा चाहते हैं। देखिए, इंटरप्ट तो करना पड़ेगा ना राघवेंद्र जी, आप बात जब करेंगे उसी तरह तो सवाल बनता है। नहीं, इंटरप्ट मत करिएगा, अपना प्रश्न बाद में पूछ लीजिए। नहीं, समय इतना नहीं होता ना, मैं आपको लगातार बोलने का मौका देता हूँ। उत्तर प्रदेश में लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। क्या इन्होंने कर लिया था भाई? उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें आई थी, प्रियंका गांधी ने लड़ा था ना, हटा लल्लू जी दिए गए थे। ये तो निर्णायक स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस आज की तारीख में कुछ भी कर ले, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी कोई इनका जो है जनाधार ही खत्म हो गया। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव क्यों लड़ रही है? रहती है, प्रियंका जी ने मेहनत करी, लोगों को जागरूक किया। रोहन जी हमारे साथ, रोहन जी भी जुड़ गए। रोहन सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता। रोहन जी, स्वागत है, आऊंगी आपके पास भी, लेकिन राघवेंद्र जी की बात पूरी होने दूं। उन्होंने पहले ही शिकायत कर दी कि समय नहीं दिया जाता उन्हें। जी ठीक है। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। इनका आइडेंटिटी ये गठबंधन भी है, कमाल का गठबंधन इनका ये है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। भाई, समाजवादी पार्टी मात्र 6 सीटों में वहां पर चुनाव लड़ रही थी, हमेशा उस बार भी लड़ रही है। भाई, क्या स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब वो जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई। अखिलेश यादव आज से वही 30 साल पुरानी राजनीति वाला ककहरा दोहरा रहे हैं, कभी एमआई समीकरण, कभी पीडीए समीकरण। अरे मान्यवर, अब आज की जनता बहुत जागरूक हो गई है। अनूप जी को जितनी जानकारी है उतनी जनता को, प्रत्येक जनता के देश के उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जानकारी है। अब ये एमआई समीकरण और पीडीए समीकरण, इससे काम नहीं बनने वाला है। मान्यवर, ध्रुवीकरण करने से काम नहीं बनता है। अब जो है सबका साथ, सबका इस बात से आप पूरी तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते राघवेंद्र जी कि जातिगत राजनीति समाप्त हो चुकी है। अगर ऐसा होता तो फौरन नतीजों के बाद जो है बीजेपी के नेता अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठकें करने में नहीं जुट जाते, अपनी रणनीति को नई तरीके से धार नहीं देते? नहीं, देखिए, अल्पसंख्यक लोगों के हम लोग कार्यकर्ता तैयार करते हैं। हम लोग कभी पीडीए या एमआई समीकरण इस आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर हम लोग काम करते हैं।
उत्तर प्रदेश में अंत्योदय को विषय को लेकर के काम कर रहे हैं। कायनाथ जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो गरीबों को आवास दिए गए, क्या अल्पसंख्यकों को नहीं दिए गए, दलितों को नहीं दिए गए, मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए गए? बात चाहे जो हो, लेकिन अलग अलग तरीके से साधने की कोशिश तो होती है। अनूप सांडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनूप जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर रोहन जी से मुझे उनकी बात लेनी है। ठीक है। मैं राघवेंद्र जी की बात से मुझे बड़ा अपने पूर्वांचल की कहावत याद आ रही थी कि सूप बोले तो बोले, चंद्री बोले जिसमें 72 छेद। मतलब अभी घोसी के चुनाव में अरे राघवेंद्र भाई सुन लीजिए, आप इतनी जल्दी विचलित क्यों हो जाते हैं? मैं बोलना शुरू करता हूँ। चलिए राघवेंद्र जी अब समय दीजिए ना, उन्हें भी बोलने का समय दीजिए ना। घोसी के चुनाव में इन्होंने राजभर जी को लगाया, संजय निषाद जी को लगाया, जो खुलेआम जातिवादी अपीलें कर रहे थे। और ये बेचारे इतने भोले हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 के चुनाव के पहले कह देते हैं कि हमको 20% लोगों का वोट नहीं चाहिए, हमको 80% का वोट चाहिए, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। तो एक झूठ को 100 बार दोहराने से ये बात जनता के दिमाग में। चलिए ठीक है रोहन जी आप काफी देर से हमारे साथ जुड़े, लेकिन जितना समय मैं चाहूंगी जल्दी से आप उस समय के अंदर अपनी बात रखिए। क्या कांग्रेस यहाँ पर कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा जाने वाला है लोकसभा चुनाव के अंदर? इस पर नमस्कार सभी साथियों को। इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते या कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकती। पार्टी का अपना निर्णय है। इंडिया फोरम में जिस तरह से अलग अलग कमेटी लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वतंत्र हैं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित आइडेंटिटी की और दलित जो आकांक्षाएं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चलिए आपके इस वाक्य से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि दलित समुदाय को वो रिप्रेजेंट करते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। दलित एस्पिरेशंस उनके साथ जुड़ती है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुख्य विपक्षी नेता है, उनको उनके साथ दलित आइडेंटिटी है ना। उत्तर प्रदेश में दलितों का बहन जी के बाद जिस तरह से बहन जी भाजपा के पक्ष में चली गई, भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रही है, उसके बाद दलितों का के लिए जो हिम्मत मिलती है। रोहन जी संजीव कुछ पूछ रहे हैं आपसे। करते हैं अगर उत्तर प्रदेश बढ़ते हैं। रोहन जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी जी। संजीव कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी संजीव। रोहन जी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज तो कांटों का ताज है ना खड़गे साहब के सर पे, और उत्तर प्रदेश और पूरे देश को पुनर्जीवित करने की चुनौती है उनके सामने। हालांकि वो कर्नाटक जीत के हीरो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सियासी परिस्थितियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ की कितने कारगर होंगे यूपी में? खड़गे जी का जो राजनीतिक कौशल है या मैनेजमेंट स्किल्स है वो अब वो शुरू हो रही हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि राजनीति हमेशा कांटों का ताज रहती है, या सत्ता में रहिए या विपक्ष में रहिए। और उत्तर प्रदेश की रही बात, तो उत्तर प्रदेश 1989 के बाद हम लोग कभी सत्ता में वापस नहीं आए। उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से राजनीति बदल गई, पूरे देश में बदली, उत्तर प्रदेश में भी बदली। 2014 के बाद दोबारा बदली है, देश में बदली है, उत्तर प्रदेश में 2017 से बदली है। लेकिन ये पूरा एक पहिया होता है, पूरा साइकिल होता है। 2024 में कितनी बदलने वाली है सियासी तस्वीर? चलिए जल्दी से रोहन जी इस पर मैं चाहूंगी अपनी प्रतिक्रिया दें। कितनी बदलने वाली है 2024 में सियासी तस्वीर, और ये जो बड़ा दांव अभी सामने आ रही है जो बात निकल के, क्या ये बड़ा दांव जो है पूरी तरीके से गेम चेंज कर देगा चुनावी? डेफिनेटली गेम चेंज करेगा। अगर माननीय खड़गे जी उत्तर प्रदेश निर्णय करते हैं तो दलितों को नेता मिल जाएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चलिए 17 आरक्षित सीटें, 17 में से 2014 में 17 की 17 बीजेपी जीती थी जो आरक्षित सीटें हैं, और 2019 में 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 2 बसपा जीती थी। राघवेंद्र जी इस बार कितना लगता है 2024 में? हम लोग 80 की 80 लोग बहन जी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। बहन जी 2012 तक मुख्यमंत्री थे। बहन जी का संगठन था। आज बहन जी बिल्कुल बाहर है। 2012 से लेकर कांग्रेस का तो चलिए ठीक है, अपने सभी के यहाँ पर दावे हैं, लेकिन राजनीति कब किस वक्त क्या मोड़ ले ये समय ही तय करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2024 की जो असली जंग होगी वो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को अपने पाले में साधने के लिए होगी। सपा और बीजेपी के साथ जो है कांग्रेस भी अब इस वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए है, लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए किसका दांव सटीक बैठता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।